तो बच्चों आज हम आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप लेंगे कि हमने क्या चीज़ें देखी थी। तो एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ कि अब तक अपन ने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था चैप्टर, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी। इस डेफिनेशन के अंदर जो जो वर्डिंग्स काम में आ रहे हैं, जो जो यूज़ में आ रहे हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को इसके फीचर्स बताए थे, और IMRC SSE की फुल फॉर्म बताई, उसके सारी बातें बताई कि I फॉर आइडेंटिफिकेशन, M फॉर मनी मेजरमेंट, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफिकेशन, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड C फॉर कम्युनिकेटिंग। उसी वही सारी चर्चा हमारी डेफिनेशन के अंदर भी दे रखी है। तो वो सब चीज़ें अपन ने यहाँ पर देखी कि आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब है, मनी मेजरमेंट से क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग से क्या मतलब है, क्लासिफिकेशन से, समराइजिंग से क्या मतलब है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से क्या मतलब है, कम्युनिकेशन से क्या मतलब है, वो सारी बातें अपन ने चर्चा की। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, वो देखा, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में देखा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसके अंदर कॉमन कॉमन से थे। फिर एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में भी देखा, जिसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा विंडो ड्रेसिंग। फिर रोल ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर वही रिपीटेड चीज़ें हैं, उसी को ही प्रोसेस कहते हैं, IMRC SSE को ही। और अब हमारे पास जो बात आने वाली है यहाँ पर, आज जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। तो चलो हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपको करना क्या है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, ये 3 से 4 नंबर का मान के चलिए आपका क्वेश्चन आता है ये। अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप ये देखो 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका, म्यूट कर लेना। ठीक है, अब ब्रांचेस में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, अब आप ये देखो, इसमें लिखो अकाउंटिंग के ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो पहला इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। ठीक है, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। और फिर है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ठीक है, अब आप देखो, आपको सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो कोर्स के अंदर आपको पढ़ना है ना, वो ये अकाउंटिंग के बारे में ही पढ़ना है आपको। ये 3 तरीके की अकाउंटिंग ही आएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आगे की दो दो अकाउंटिंग है, सोशल रिपोर्टिंग, ये नहीं है आपके कोर्स के अंदर, और ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है ये। बस आपकी जस्ट लाइक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये भी 2 तरीके की अकाउंटिंग होती है, लेकिन अपन को पढ़ना नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज़ है, उसको अपन देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो देखो, जब आप अपनी बुक पढ़ोगे ना, तो आपकी बुक का नाम ही क्या लिखा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर पढ़ना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगे, हायर स्टडीज़ में जाओगे, वहाँ पर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगी। अभी आप क्लास 11th में और 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे। जब अपनी बुक खरीदो ना, अगर खरीद लियो जिस बच्चे ने, वो देख सकता है। और नहीं खरीदी तो जब आपकी बुक आएगी तब आप क्या देखोगे, बुक के फर्स्ट कवर के ऊपर देखना, ऊपर ही ऊपर लिखा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कि कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं बिजनेस में, लॉस कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा जो करने वाले हैं अपन, वो किस में करने वाले हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो इसके बारे में लिख लो, फिर समझा देता हूँ। इट इज इट इज दैट ब्रांच
It is that branch of accounting it is that branch of accounting which records financial transactions, which records financial transaction and events to determine profit or loss, to determine profit or loss of the business. ठीक है, अब देखो इसमें भी मैंने देखो आपको ये बात लिखवाई है, अगर आप गौर से समझो तो मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई है यहाँ पर। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि ये आपका बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग के अंदर जो भी लेन देन होता है उसकी जर्नल एंट्री बनाते हो, है ना, अपने बिजनेस के अंदर। और एट द एंड हम क्या काम करते हैं, एट द एंड हमारा जो टारगेट होता है, क्या निकालना टारगेट होता है हमारा, प्रॉफिट हमारे बिजनेस में हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो याद रखना कि रिकॉर्डिंग से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने तक के बीच की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर मैं आपको जर्नल के बाद सिखाऊंगा लेजर, अभी अपन ने थ्योरी में बातें पढ़ी थी लास्ट क्लास में। फिर सिखाऊंगा मैं आपको ट्रायल बैलेंस सिखाऊंगा, कैश बुक होगी, सब्सिडरी बुक होगी, जो बीच के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो होंगे। और एट द एंड लास्ट जब आप प्रॉफिट और लॉस निकालना सीख लोगे तो वहाँ पर आपकी 11th क्लास की एंडिंग हो जाएगी, समझ रहे हो। तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ख़त्म होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो आपके कोर्स के अंदर चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखवाया, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, ये भी मैं अपनी पिछली क्लास में बता दिया। टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जिन बच्चों से जवाब पूछूं, तो आप लोगों से पूछूं तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो तुरंत तुरंत जवाब देना मुझको। इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं आपको ये बात बोलता हूँ ना, तुरंत जवाब दिया करो। तो यहाँ पर भी आपके जवाब क्या आने चाहिए, तुरंत आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं आपसे पूछूं बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो तो चैट बॉक्स में आंसर दो, मैं वेट करता हूँ। क्या होता है कॉस्ट का मतलब, पता है किसी बच्चे को, पता है कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस। अब देखो ये बच्चा यूजुअली 11th क्लास का बच्चा यही आंसर देता है, सर प्राइस। और ये सरासर गलत आंसर है कि प्राइस नहीं होता, कॉस्ट का मतलब प्राइस बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, ये यूजुअली बच्चों से क्या होता है, गलती हो जाती है कि वो क्या बोल देते हैं कि सर इसका मतलब तो प्राइस है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट को बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं लागत। लागत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, किसी को बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है। और प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाम, क्या दाम है इसके, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप, मैंने आपको बताया था कि आपका क्या बनाने का काम था, कार्य बनाने का काम था आपका, है ना, कार्य बना रहे थे आप।
अब कार बनाने के पीछे उसको बनाने में आपका कितना खर्चा आता है, यानी उसकी लागत कितनी आती है। ठीक है, मान के चलो उसकी लागत आती है 10 लाख रुपए, कार बनाने की लागत, ठीक है ना, 10 लाख रुपए आती है। तो अब सवाल यहाँ पर उठता है कि अब उस कार को बनाने में तो 10 लाख खर्च हुए, लेकिन उस कार को बेचने में कितने पैसे खर्च हुए। ठीक है, मतलब जो बेचा आपने कितने में बेचा, खर्च नहीं हुए, आपने उस कार को बेचा तो कितने में बेचा, तो जितने में हम कार को बेचेंगे, ठीक है, वो सेल प्राइस कहलाती है, जिसको बोलते हैं प्राइस। समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे अपन ने उसको बेचा 10 लाख की चीज़ थी, हमने उसको बेचा 20 लाख रुपए में, तो बाकी के 10 लाख आपने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन बनाने में 10 लाख खर्च हुए थे, बेचा अपन ने 20 लाख रुपए में, तो जो बेचने वाली फिगर है ना, दैट इज द प्राइस, और जो बनाने वाली फिगर है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कॉस्ट का मतलब आप समझ गए होगे कि कॉस्ट किसे कहते हैं अपन। तो चलो इसके बारे में लिखो। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद, दिस ब्रांच of accounting is concerned with ascertaining the cost of product, and determining the price of the product ठीक है। तो क्लियर है कि किसी भी चीज़ की एसर्टेन करते हैं जब अपन कॉस्ट की, उसको बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितने पैसे लगे, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट। तो जहां पर आप उन सब चीज़ों की अकाउंटिंग रखते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ तक बात। तो हमने अभी तक दो तरीके की अकाउंटिंग के बारे में बातें समझी, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में और एक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। और अब मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ थर्ड नंबर की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिखना चालू करो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अब क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिख लो पहले। इट इज दैट ब्रांच ऑफ, इट इज ठीक है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is concerned with generating accounting information generating accounting information as it enables the management in decision making। देखो, जब आगे जाके तुम कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाएगी, जहाँ पर इस तरीके की स्टडी करवाई जाती है, आपको डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग स्टडी कराई जाती है। अब जैसे देखो, मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, एक मशीन है M1
और एक मशीन है M2। M1 आपके पास ऑप्शन नंबर पहला है कि M1 मशीन की जो कॉस्ट है वो है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ वीडियो के बीच में ये देखने आया हूं कि वाकई आप लोगों की पढ़ाई सीरियसली भी चल रही है या नहीं। करना सिर्फ आपको ये होगा कि वीडियो के किस टाइम पर आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो टाइम नोट करके आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजना होगा। तो बच्चों, अगर आप भी हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर तुरंत कॉल करें और हमारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे वीडियोस का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आपके डाउट क्लियरिंग भी तुरंत होंगे, फेस टू फेस होंगे। तो बिना देरी किए जल्द से जल्द कॉल करें और हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करें। रुपए 5 लाख की, ठीक है, और आपको टोटल पेमेंट 5 लाख रुपए का एक साथ करना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर, ये तो देखो पहला ऑप्शन हो गया, ऊपर लिख देता हूं ऑप्शन 1, और एक हो गया ऑप्शन नंबर 2। आप अभी एट अ मोमेंट 1 लाख रुपए पेमेंट कर दो और बाकी आने वाले 6 सालों के अंदर आप पेमेंट करना, 6 ईयर्स के अंदर 1-1 लाख रुपए करके, ठीक है। यानी अभी 1 लाख रुपए पेमेंट कर दो, फिर आने वाले ईयर 6 सालों के अंदर 1-1 लाख रुपए पेमेंट करते चले जाना, तो आपको M2 मशीन मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऑप्शन नंबर 1 पर जाना चाहिए या ऑप्शन नंबर 2 पर जाना चाहिए, क्या डिसीजन होगा आपका? आप फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आंसर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसका भी आंसर मुझे जवाब देना। मैं इंतजार करता हूं आपका। देखते हैं बच्चों के आंसर क्या क्या आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने, कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 आंसर लिखा, कई बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 आंसर लिखा। कुछ का कहना है कि सर ऑप्शन नंबर 1 यूज़ कर लो क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं ऑप्शन नंबर 2 यूज़ करो। मैंने बोला ऑप्शन नंबर 1 के अंदर जो है आपका जो है कम कॉस्ट है तो उसकी कैपेसिटी भी कम होगी, ऑप्शन नंबर 2 में ज़्यादा कॉस्ट है तो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। फिर वो कुछ बच्चों का आंसर ये आएगा कि सर इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए एक साथ पेमेंट कर दो, अगर आपके पास पैसा कम है तो 1-1 लाख रुपए करके जब पेमेंट कर दो। तो यानी आपका डिसीजन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेस पर टिका हुआ है ना। तो बस मैं यही तो समझाना चाहता हूँ आपको कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। उसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं, कई सारी बातें होती हैं जिस पर बेस्ड आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं तो किस में हम इन्वेस्ट करें, ऑप्शन नंबर 1 में कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो उसके ऊपर कोई ना कोई बेसिस होगा जिस पर बेस रख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाके सीखोगे। तभी आपको क्या लिखा है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इट एनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। अब 4th और 5th नंबर की जो अकाउंटिंग आ रही है वो आपके कोर्स में तो नहीं है, बस एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसके बारे में कुछ लिखना भी नहीं है, आपको समझ लो कि क्या होती है सोशल सोशल रिपोर्टिंग, ठीक है, अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो 4th नंबर की है हमारे पास सोशल रिपोर्टिंग और 5th नंबर की आएगी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं कि सोशल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग से मतलब क्या चीज़ होती है, ध्यान से सुनना बात मेरी। इसमें 2 बातें आती हैं, एक आती है सोशल कॉस्ट और एक आता है आपका सोशल बेनिफिट। एक तो आता है सोशल कॉस्ट, एक आता है सोशल बेनिफिट, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे टाटा ग्रुप, रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है। अब टाटा कंपनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलती है ना। अब बड़ी फैक्ट्री चलेगी तो वो धुआं, पोल्यूशन सब क्रिएट करेगी। तो वो अपनी अकाउंटिंग रखते हैं कि हमारे टाटा ग्रुप जो है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वो अकाउंटिंग रखेगा कि हमारी फैक्ट्री से
ये जितना भी पोल्यूशन क्रिएट हुआ उससे सोशल को किन नुकसान का जो है ना, क्या क्या नुकसान उठाने पड़े, उस चीज़ की अकाउंटिंग रखेगा ये। ठीक है, तो जिस वजह से नुकसान हो रहा है ना, अब वो सोशल को क्या करेगा कि ठीक है मेरी फैक्ट्री की वजह से आपको नुकसान हुआ है ना, तो मैं उसका आपको बेनिफिट भी पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो सोशल को अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी अकाउंटिंग रखने के साथ साथ फिर वो उस हिसाब से क्या काम करते हैं, सोशल को बेनिफिट भी पहुंचाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। लेकिन जैसे उन्होंने स्कूल खुलवा दिए, ठीक है, अब जैसे टाटा कंपनी ने कई सारे क्या काम कर रखे हैं, कैंसर हॉस्पिटल भी खुलवा रखे हैं, स्कूल खुलवा दिए, हॉस्पिटल्स खुलवा दिए, है ना, कोई पार्क बनवा दिए। तो सोशल का बेनिफिट भी करवा देते हैं कि ठीक है कि हमारी कंपनी की वजह से सोशल को इतना नुकसान हुआ तो हम उसको इतना बेनिफिट भी पहुंचा देते हैं। तो ऐसी अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोई भी हॉस्पिटल कब अच्छा, जब उसके डॉक्टर अच्छे, कोई स्कूल कब अच्छा, जब वहाँ के टीचर अच्छे। तो एक सोचने की बात है कि कोई भी बिजनेस तरक्की जब करता है तो उसके पीछे उसके एम्प्लॉयज़ का हाथ भी होता है। अब मैं आपको बोलूँ ये सोनू नाम का एम्प्लॉई है, ये मोनू नाम का एम्प्लॉई है, इसकी वैल्यू निकालो कि ये कितनी वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ आपके वैल्यूएबल हैं, लेकिन इनकी वैल्यू निकालो, क्या निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे आप इनकी वैल्यू। वैल्यूएबल तो बहुत है, अब इनकी अकाउंटिंग करें तो कैसे करें। आज की देखो ये मॉडर्न अकाउंटिंग है, बहुत आगे जाके आएंगी, अभी नहीं आई है ये। अब इनके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो होती है ना, जो आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। तो वो भी तो एक तरीके से कंपनी की एसेट है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग कोई रखता नहीं है ना। तो अभी इसी के ऊपर ही चर्चा चल रही है कि उनके ऊपर भी अकाउंटिंग रखनी चाहिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये अभी आपके उसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये आई नहीं है, मॉडर्न अकाउंटिंग है ये, नहीं आई है अभी ये। पता तो होना चाहिए ना ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग क्या है। तो ये तो रही बात सारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की। और अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। अभी बताता हूँ। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो लिख लो आप, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। ठीक है, देखो अगर बुक कीपिंग का मतलब क्या है और अकाउंटेंसी से मतलब क्या है, इसको आसान शब्दों में अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं केवल आपको ये बोलता हूं कि बुक्स अपने पास रखो तो दैट इज बुक कीपिंग। और दूसरा में मैं आपको क्या बात बोलूं कि इसके अकाउंटिंग करो तो दैट इज द अकाउंटिंग। और अगर अपन बात करें इसके बारे में और डिटेल में अगर अपन बात करें तो क्या चीज है, बुक कीपिंग का एक लिमिटेड दायरा है और अकाउंटिंग का एक वाइड है। बुक कीपिंग के अंदर लिमिटेड काम होता है, अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा होता है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट है, वो क्या काम करेगा, बुक कीपिंग करेगा। अकाउंटिंग कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। समझ रहे हो। तो अब इसके बारे में एक एक करके डिफरेंस अपन लिखते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी और एग्जाम में भी आता है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो ये देखो, फर्स्ट लिखो, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, लिखो बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन
मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो देखो, और यहां पर लिख लो, एक बार फिर समझा देता हूं दोनों। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, एंड communicating to the user। communicating to the यूजर। अब आप देखो कि मैंने आप लोगों को जब IMRC SAC समझाया था, तो ये रहा IMRC, यानी IMRC तक आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तक का काम तो बुक कीपिंग का होता है। और फिर उसके बाद जब मैंने आप लोगों को बताया था IMRC SAC, एस, ठीक है ना, एस और सी, तो ये जो काम होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, SAC ए के अंदर आ गया ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो SAC वाला काम जो कौन करेगा, वो अकाउंटिंग करेगा। तो अभी बात क्लियर हो गई होगी कि दोनों का डिफरेंस में क्या है, कि बुक कीपिंग तक का काम IMRC तक का तो बुक कीपिंग का रहेगा। SAC वाला काम जो है समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर, ये काम जो है वो किसका होगा, अकाउंटिंग का होगा। तो ये तो है इसका स्कोप, मतलब आप बेसिस लिखना जरूरी है ना, तो बेसिस के अंदर स्कोप लिख दो। अब आप सेकंड लिखें, स्टेज। ये है प्राइमरी स्टेज, इट इज प्राइमरी स्टेज, कॉपी करो साथ साथ, ठीक है। और इसमें लिखो इट इज सेकेंडरी स्टेज, इट इज सेकेंडरी स्टेज, दैट इज accounting begins when bookkeeping ends। जब बुक कीपिंग एंड होती है तब अकाउंटिंग की शुरुआत होती है, ठीक है। थर्ड लिखो, थर्ड है हमारे पास बेस, नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब कैसा है, दिस जॉब इज, बुक कीपिंग की जॉब के बारे में बात करूं तो दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, रूटीन इन नेचर, ये रूटीन लेवल का है। और इसके बारे में बात करूं तो क्या है, दिस जॉब इज एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। रूटीन समझते हो ना, रूटीन जॉब, एक एनालिटिकल वाला जॉब एक रूटीन से हटके होता है ना। अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो स्टाफ लिखो, इट इज परफॉर्म्ड बाय, इट इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। और यहां लिखें इट इज परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। तो लिख लो
जूनियर और यहाँ पर सीनियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, स्पेशल स्किल। अब ये बोल रहे हैं कि साहब इसके लिए तो स्पेशल स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? बुक कीपिंग के लिए। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। आगे लिखें, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। ठीक है जी। तो ये है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।